हेलो, नमस्कार। मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि कल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बीपीएससी बीएओ बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें कि एग्रोनॉमी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेट है, दूसरा सेट है। तो आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेट का? तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित अनाज है। मानव द्वारा निर्मित पहला अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा किस अनाज का निर्माण किया गया? ज्वार का, बाजरे का, राई का, या फिर ट्रिटिकेल का निर्माण किया गया। तो मानव द्वारा जो सबसे पहले निर्माण किया गया, तो किस अनाज का किया गया? वह किया गया था ट्रिटिकेल अनाज का निर्माण। यह कैसा है? मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित पहला अनाज, पहला अनाज मानव द्वारा निर्मित पहला अनाज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अजान लिख गया है, अनाज है। अगला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल किसका संस्करण होता है? जो ट्रिटिकेल है वह किसका संस्करण है, या किसके या किन दो फसलों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? ज्वार बाजरा के द्वारा, गेहूं राई के द्वारा, गेहूं और सरसों के द्वारा, गेहूं और मक्का के द्वारा। तो जो हमारा ट्रिटिकेल है, इसका संस्करण जो होता है, यह किन फसलों से होता है, या किन फसलों के संस्करण से होता है? तो इसका जो संस्करण होता है वह गेहूं और राई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, ट्रिटिकेल का कुल होता है। ट्रिटिकेल जो है वह किस कुल का है? ट्रिटिकेल जो हमारा अनाज है या फसल है, वह किस कुल का है? तो किस कुल का है? पोएसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, या फिर कोई नहीं। तो ट्रिटिकेल जो है यह किस कुल का है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पोएसी कुल का पौधा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। ट्रिटिकेल किसके द्वारा विकसित किया गया? जो ट्रिटिकेल विकसित किया गया, किससे विकसित किया गया? यह किससे विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था गेहूं और राई की फसल से। किससे? गेहूं और राई के क्रॉस से बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ट्रिटिकेल बनाया गया था। किसके संस्करण से बना था? गेहूं और राई के संस्करण से बना था। और क्या है? मानव द्वारा निर्मित पहली मानव निर्मित अनाज, मानव निर्मित पहला अनाज भी है, मानव निर्मित पहला अनाज भी है, अनाज है। तो इसका जो ट्रिटिकेल का विकास किया गया, यह किसके द्वारा विकास किया गया था? इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? ट्रिप्लेट के, रेम्पू, स्वामीनाथन, या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ट्रिटिकेल का विकास किसके द्वारा किया गया था? आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रिटिकेल देखेंगे और फिर क्या लगा देंगे? ट्रिपलेट। ट्रिटिकेल को देखकर आप लोग ट्रिपलेट लगा देंगे, सोचेंगे कि जो ट्रिपलेट है इन्हीं के नाम पर ट्रिटिलेट नाम रखा गया, लेकिन आपका जो होगा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है? इसका जो विकास किया गया, वह विकास किया गया था रिम्पू के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्यूडो सीरियल आभासी खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी आभासी खाद्यान्न फसल है, या हम कह सकते हैं कौन सी फसल स्यूडो सीरियल है? स्यूडो सीरियल कौन सी फसल है? तो कौन सी फसल है? ट्रिटिकेल, गेहूं, वाक, बीट। तो क्या है? आभासी खाद्यान्न फसल कौन सी होगी हमारी? तो वह जो है वह है बकव्हीट फसल। बकव्हीट फसल कैसी फसल है? यह एक आभासी खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन, बकव्हीट का कुल होता है। बकव्हीट जो है, बकव्हीट जो फसल है हमारी, वह किस कुल का पौधा है, या किस कुल की फसल है? तो किस कुल की है? पाली पाली पालीगोनेसी, ग्रेमिनी, लेग्यूमिनेसी, या फिर लिलिएसी कुल।
तो बकवीट जो है वह किसका है? पालीगोनियसी कुल का पौधा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, बकवीट की बुआई का समय होता है। बकवीट फसल की जो बुआई की जाती है उसका समय क्या होता है? तो उसका समय क्या होता है? जून जुलाई होता है, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, या फिर मार्च अप्रैल। तो बकवीट की जो बुआई की जाती है कब की जाती है, या बुआई का समय क्या होता है? इसका बुआई का समय होता है जून से जुलाई। जून और जुलाई में इसको बोया जाता है। अगला क्वेश्चन, पैडी था इफोम किससे संबंधित है? क्या संबंधित है? पैडे तथा इफोम किससे संबंधित है? जैविक खेती से, प्राकृतिक खेती से, फसल प्रणाली, या फिर गहन कृषि से। तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैविक खेती से। किससे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या किस क्षेत्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति था, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, या फिर अर्थशास्त्र। तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में इटाई इटाई रोग उत्पन्न करता है या करती है? कौन सी धातु है जो मानव में इटाई इटाई रोग उत्पन्न करती है? तो वह कौन सी धातु है? तो कौन सी धातु है? कैडमियम, सैलोमियम, नाइट्रेट, या फिर जिंक। तो जो हमारी चार धातुएं हैं इनमें से एक कौन सी धातु है जो मानव में इटाई इटाई नामक रोग उत्पन्न करती है? तो वह कौन सी धातु है? तो वह धातु जो होगी वह हो जाएगी कैडमियम धातु। कैडमियम धातु के कारण मानव में क्या होता है? इटाई इटाई रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? कैडमियम धातु के कारण। अगला क्वेश्चन, झीलों का यूट्रिफिकेशन मुख्यतः किसके कारण होता है? झीलों का जो यूट्रिफिकेशन होता है वह मुख्यतः किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? फास्फोरस की अधिकता के कारण, पोटेशियम की अधिकता के कारण, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण, या फिर क्लोरीन की अधिकता के कारण। तो झीलों का यूट्रिफिकेशन किसके कारण होता है? यह होता है फास्फोरस की अधिकता के कारण। किसके कारण? फास्फोरस की अधिकता के कारण। किसका यूट्रिफिकेशन? किसका यूट्रिफिकेशन होता है? तो यह फास्फोरस की अधिकता के कारण यूट्रिफिकेशन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या है? झीलों के पानी में पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो जाना क्या कहलाता है? झीलों के पानी में जब पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? लाइकेन, यूट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, या अमोनिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन क्या है? यूट्रिफिकेशन ही है जिसे यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? तो यूट्रिफिकेशन कहते हैं जब झीलों के पानी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है। जब झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, बॉड का अर्थ है, बॉड का अर्थ क्या है? BOD का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन कमी, बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन की कमी। तो बॉड BOD का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, हमारे जो दो ऑप्शन है कमी वाले ये तो बिल्कुल कर जाएंगे क्योंकि डिमांड जो होता है वह मांग होती है और ह्रास मीन्स क्या होता है? कमी होती है। कमी किसके कारण होती है? ह्रास के कारण। तो ह्रास वाले तो हमारे जो ऑप्शन थे दो तो ऐसे ही कट जाते हैं इसमें। और फिर जो आता है बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल हो ही नहीं सकता। क्या?
बायोलॉजिकल जो है वह हो ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग। अगला क्वेश्चन है, कॉर्ड का अर्थ है। कॉर्ड का क्या अर्थ है? जो कॉर्ड है, कॉर्ड का क्या अर्थ है? तो कॉर्ड का क्या अर्थ है? केमिकल ऑक्सीजन मांग, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑक्सीजन मांग, क्लोरीन ऑक्सीजन कमी, केमिकल ऑक्सीजन कमी। तो क्या होगा? तो जो कॉर्ड का अर्थ होगा वह क्या होगा? केमिकल ऑक्सीजन मांग, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन उद्देश्य था। चिपको आंदोलन जो था उसका क्या उद्देश्य था? किसका उद्देश्य था? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जंगलों को बचाना, पानी को बचाना, ऑक्सीजन को बचाना या फिर पशुओं को बचाना। तो चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो उसका जो उद्देश्य था वह था जंगलों को बचाना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जंगलों को बचाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कैडमियम विषाक्तता का सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? कैडमियम विषाक्तता का सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? कैडमियम विषाक्तता से सबसे अधिक कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वह कौन सा है? वह है किडनी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जब हमारे पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, जब हमारे पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, टाइफाइड रोग, मलेरिया रोग, हाथी पांव रोग। पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये उससे, इस पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि क्या है, मैथामोग्लोबिनेमिया। क्या है? मैथामोग्लोबिनेमिया, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है वह किसकी कमी के कारण, किसकी अधिकता के कारण होता है? पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। किससे? पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचांक है? वायु प्रदूषण का सूचांक जो है वह कौन सा है? कौन सा प्रदूषण है? तो यहाँ पर कौन सा प्रदूषण है? यहाँ पर वायु प्रदूषण की बात की गई है। तो इसका जो सूचांक है, सूचक है, वह क्या है? इसका सूचक क्या है? लाइकेन, कवक, शैवाल या फिर बैक्टीरिया। तो वायु प्रदूषण का जो सूचक है वह क्या है? लाइकेन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन ए क्या है कि जो है वायु लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला क्वेश्चन, शैवाल तथा कवक के सहजीवी संबंध को कहा जाता है। कवक तथा शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? इजोला, राइजोबियम, माइकोराइजा, लाइकेन। शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राइजोबियम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर। किसान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है ऑप्शन डी 23 दिसंबर बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, एग्रो एग्रोस्टोलॉजी में किसकी खेती की जाती है? एग्रोस्टोलॉजी में किसकी खेती की जाती है? किसमें खेती है? किसमें पूछा गया है? तो एग्रोलॉजी में खेती पूछी गई है। तो इसमें किसकी खेती की जाती है? फसलों की, घास की, फूल की या फिर पेड़ों की खेती। तो एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी में किसकी खेती की जाती है? इसमें घास की खेती की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? वसंत राव नाइक पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है?
जो वसंतराव नाइक पुरस्कार है वह किसके लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है यहाँ पे पूछा गया? वसंतराव नाइक पुरस्कार पूछा गया है। यह किसके लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? फसल विज्ञान में प्रकाशित शोध के लिए, जल संरक्षण और शुष्क भूमि खेती के लिए, जनजातीय क्षेत्र में कृषि के लिए, या फिर जलमग्न में धान की खेती के लिए। तो कौन सा पुरस्कार है? तो पुरस्कार है हमारा वसंतराव नाइक पुरस्कार। तो इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको जल संरक्षण और शुष्क भूमि खेती के लिए दिया जाता है। किस लिए? जल के संरक्षण के लिए और शुष्क भूमि में खेती करने पर इसका पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? वसंतराव नाइक पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? जो हमारी 4 फसलें हैं, जेट्रोफा, गेहूं, सरसों और महुआ, इसमें से जो एक हमारी फसल है वह कैसी फसल है? वह फसल है बायोडीजल। तो बायोडीजल जो फसल है वह बायोडीजल फसल कौन सी है? कौन सी फसल है जो बायोडीजल है? तो कौन सी फसल है? वह हो जाएगी ऑप्शन ए जेट्रोफा। जेट्रोफा फसल एक ऐसी फसल है जो कैसी फसल है? बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडार निदेशालय कब शुरू किया गया? पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडार निदेशालय की शुरुआत कब की गई? क्या पादप संरक्षण संगरोध और भंडार निदेशालय की शुरुआत जो की गई वह कब की गई? तो वह कब की गई थी? 1993, 1946, 1956, 1973। तो पादप संरक्षण संगरोध और भंडार निदेशालय की शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत की गई थी तो यह की गई थी 1946। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, गरीबी मिटाकर जो हर आंख से हर आंसू पोंछना चाहता था, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा था? कथन क्या है? कथन क्या है? कथन है गरीबी मिटाकर जो हर आंख से आंसू पोंछना चाहता था। कथन है गरीबी मिटाकर हर आंख से आंसू पोंछना चाहता था। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था हमारे प्यारे प्यारे पंडित नेहरू जी ने। कौन? पंडित जी नेहरू जी ने, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा? यह किसने कहा था? अगर भारत में गांव नष्ट हो जाएंगे तो हमारा भारत देश ही नष्ट हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था हमारे प्यारे बापू जी, मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था? अगर भारत से गांव नष्ट हो जाएंगे तो हमारा देश भारत भी एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। किसने कहा? तो हमारे प्यारे प्यारे बापू जी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति जो शब्द है यह किसने दिया था? हरित शब्द क्रांति किसने दिया? कौन सा शब्द पूछा गया? हरित क्रांति शब्द पूछा गया। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था विलियम गॉड ने। किसने? विलियम गॉड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्या? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्या? हरित क्रांति का जनक। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन को किसका जनक माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका? श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का जनक। वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? यह शब्द दिया था विलियम गॉड ने शब्द दिया था। बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, सदाबहार एवरग्रीन क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति जो है वह किससे संबंधित है?
यहाँ पर कौन सी क्रांति पूछी गई है? तो यहाँ पर क्रांति कौन सी पूछी गई है? तो क्रांति पूछी गई है सदाबहार। कौन सी क्रांति है? सदाबहार, या इसे क्या कह सकते हैं? एवर ग्रीन क्रांति भी कह सकते हैं। कौन सी क्रांति है? ध्यान से देखना है। तो क्रांति है हमारी सदाबहार क्रांति। यह किससे संबंधित है? तो प्यारे प्यारे दोस्तों, यह संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति है। कौन सी क्रांति है? सदाबहार क्रांति है। अगला, अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया? 2023, 2003, 2005, 2007। तो अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष जो घोषित किया गया था, यह कब घोषित किया गया? यह घोषित किया गया ऑप्शन डी 2007 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसको जो किया गया था, इसको कब किया गया था? इसको कब किया गया था? तो इसको 2007 में ही किया गया था। 2007 में किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष कब घोषित किया गया? अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष कब घोषित किया गया? पहले कौन सा क्वेश्चन था? अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष। यहां पे ध्यान देना है कि यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष जो है यह कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 2011 में। अगर यहाँ पे पूछ देता आपसे कि अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर क्या रहता? तो आपका जो आंसर रहता वह रहता 2007। क्या? जल वर्ष। और जब आपसे पूछेगा वन वर्ष, तो वन वर्ष कब होगा? ऑप्शन सी 2011 बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था बाकी सभी चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं लेकिन कृषि नहीं? कथन क्या है? बाकी सभी चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं लेकिन कृषि नहीं कर सकती। तो यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? कथन किसने कहा था कि जो बाकी सभी चीजें हैं वह प्रतीक्षा कर सकती हैं लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो किसने कहा था? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था। क्या कहा था? कि सभी चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं लेकिन कृषि एक ऐसी है जो प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है। जो हमारा केंद्रीय एक मार्ग की प्रयोगशाला है, कौन सी प्रयोगशाला? एक मार्ग की प्रयोगशाला। वह कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर, नागपुर के अंदर, नई दिल्ली, हैदराबाद के अंदर। तो एक मार्ग प्रयोगशाला कौन सी? केंद्र की, ना कि स्टेट की। स्टेट की दूसरी है, केंद्र की प्रयोगशाला पूछी गई है। कहाँ की? केंद्र की प्रयोगशाला। तो केंद्र की जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है वह कहां पर स्थित है? वह स्थित है नागपुर के अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं दो शब्द? एग्रो प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस, एग्रो प्लस नोमस। तो एग्रोनॉमी जो है वह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वह एग्रोनॉमी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? वह मिलकर बना है एग्रोस प्लस नोमस शब्द। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्रोनॉमी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? यह एग्रोस प्लस नोमस शब्द से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, मुख्य नियम यह है कि कितना गुना गहराई तक बीज को उनके व्यास से लगभग बोया जाए। मुख्य नियम क्या है? मुख्य नियम यह है कि कितना गुना गहराई, कितनी गहराई हो, कितने गुना गहराई तक बीज को उनके व्यास से लगभग बोया जाए। बीज का जो व्यास होता है उस हिसाब से बीज को कितने गुना गहराई तक बोना चाहिए। तो कितने गुना गहराई तक बोना चाहिए? तो क्या होगा? 3 से 4 गुना, 4 से 6 गुना, 6 से 8 गुना, या फिर 8 से 10 गुना। तो क्या है?
3 से 4 गुना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो जो हमारा बीज का व्यास होता है, बीज के व्यास से उसको कितने गुना गहराई तक बोना चाहिए? तो बीज के व्यास के हिसाब से बीज को बीज के व्यास के आधार पर बीज को 3 से 4 गुना गहराई तक बोना चाहिए। कितने गुना गहराई तक? 3 से 4 गुना गहराई तक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पौधरोपण की इष्टतम आयु के लिए मुख्य नियम यह है कि फसल की कुल अवधि के प्रत्येक माह के लिए इष्टतम आयु होती है। क्या है? पौधरोपण की इष्टतम आयु के लिए मुख्य नियम यह है। पौधरोपण की जो इष्टतम आयु होती है उसके लिए मुख्य नियम कौन सा है? नियम को सुनिए। तो नियम है कि फसल की कुल अवधि, नियम क्या है? नियम है पौधरोपण की इष्टतम आयु के लिए मुख्य नियम क्या है? तो नियम को बहुत अच्छे से आपको सुनना है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि फसल की जो कुल अवधि है उस कुल अवधि के प्रत्येक माह के लिए इष्टतम आयु होती है। फसल की जो कुल अवधि होती है उसमें प्रत्येक माह के लिए उसकी इष्टतम आयु क्या होती है? तो उसकी इष्टतम आयु होती है, तो उसकी इष्टतम आयु जो होती है वह कितनी होती है? तो वह प्यारे प्यारे भाइयों होती है 1 सप्ताह। क्या होती है? 1 सप्ताह। फसल की कुल अवधि के प्रत्येक माह के लिए जो इष्टतम आयु होती है कितनी होती है? 2 सप्ताह। 1 सप्ताह होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि प्रणाली का जो एक महत्वपूर्ण घटक है वह क्या है? तो कृषि प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वह क्या है? सबसे कैसा घटक ढूंढना है? सबसे महत्वपूर्ण घटक। क्या वायु है, बीज है, जल है या फिर उर्वरक है? कृषि प्रणाली का जो सबसे एक महत्वपूर्ण घटक है वह क्या है? वह है प्यारे प्यारे दोस्तों, वह है बीज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? कृषि विज्ञान केंद्र को क्या कहते हैं शॉर्ट में? के, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 731, 745, 644, 595। तो भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो भारत में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यानी कि 731 केवी के। कितने केवी के? 731 केवी के। भारत के अंदर 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जो हमारी गोबर गैस होती है वह मुख्यतः कौन सी गैस होती है? हमारे द्वारा बनाई गई गोबर से जो गैस बनाई जाती है वह मुख्यतः कैसी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस होती है या फिर ऑक्सीजन होती है? तो गोबर के द्वारा बनाई गई गैस जो होती है वह कौन सी गैस होती है? वह गैस होती है मीथेन गैस। कैसी गैस? मीथेन गैस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मीथेन का योगदान होता है। गोबर गैस जो है उसमें मीथेन गैस का योगदान जो रहता है कितना रहता है? तो गोबर गैस में मीथेन का योगदान कितना रहता है? तो कितना रहता है? 20 से 30%, 0.05 यानी कि 5 से 10%, 10 से 20%, 50 से 60%। तो गोबर गैस में मीथेन का योगदान कितना रहता है? तो गोबर गैस में 50 से 60% मीथेन गैस ही पाई जाती है। कितनी गैस पाई जाती है? 50 से 60% गैस पाई जाती है। कहां पर? गोबर गैस में। किसमें? गोबर गैस में मीथेन गैस, मीथेन गैस पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मीथेन के अंदर पाई जाती है। गोबर गैस के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। कितनी? 50 से 60%। अगला क्वेश्चन, HAYMAHYCO का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? MAHYCO इसका क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म यानी कि अर्थ
यानी कि फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, या पूर्ण नाम, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, पूर्ण नाम, या इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वह क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, क्या महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी, महाराष्ट्र हाइब्रिड बीज कंट्री, मध्य प्रदेश हाइब्रिड बीज कंपनी, मंदसौर हाइब्रिड कंपनी। तो क्या होगा, इसका जो पूरा नाम है वह क्या है, महाराष्ट्र हाइब्रिड बीज कंपनी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, जेमो का अर्थ होता है, जीएमओ, जेमो का अर्थ क्या होता है, या जीएमओ, जेमो का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम इसका क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, जेनेटिक मोलिबेडनम ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या जेनेटिकली मॉनिटरिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जीनोम मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा जीमो का अर्थ रहने वाला है यह क्या रहेगा, यह रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, देसी हल से नाली खोलना, क्या है, देसी हल से नाली खोलना और हाथ से बीज गिराना क्या कहलाता है। देसी हल द्वारा जब बुआई की जाती है तो उस जो हल के द्वारा जो नाली बनती जाती है और उसमें हाथ से बीज डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देसी हल से नाली खोलना और हाथ से बीज डालना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पोरा, केरा, हत्ता, नाली। जब देसी हल से नाली खोलकर उसमें हम बीज की बुआई करते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है पोरा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, देसी हल से जुड़े बांस या धातु की कीप के माध्यम से कूड़ों में बीज गिराने को कहा जाता है। देसी हल से जो बांस या धातु की कीप लगी होती है, कैसी, बांस की नली या फिर कोई किसी भी धातु, प्लास्टिक है, लोहा है, उससे बनी जो नली लगी होती है, उसके माध्यम से जब हल द्वारा बनाई गई नाली में बीज गिराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पोरा, केरा, हत्ता, नाली। तो कीप द्वारा धातु की या बांस की बनी कीप के माध्यम से जब नाली में बीज गिराया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केरा। और हाथ से बीज गिराने को, हाथ से बीज गिराना क्या कहलाता है, पोरा कहलाता है। हाथ से बीज गिराना क्या कहलाता है, पोरा कहलाएगा। कीप के माध्यम से बीज गिराना केरा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द एग्रो का अर्थ, एग्रोनॉमी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, एग्रोस प्लस नोमस। तो उसमें का जो ग्रीक भाषा एग्रोनॉमी के में जो ग्रीक शब्द एग्रो है, कौन सा शब्द है एग्रो, ग्रीक में ग्रीक शब्द है ग्रीक, एग्रोनॉमी में ग्रीक शब्द एग्रो, कौन सा शब्द है, एग्रो। तो एग्रो का अर्थ क्या होगा, तो एग्रो जो है उसका अर्थ क्या होगा, प्रबंधन, फील्ड, मृदा, जुताई। तो एग्रो का अर्थ क्या है, तो एग्रो का अर्थ है फील्ड, यानी कि खेत, क्या, खेत, फील्ड या खेत। एग्रो का अर्थ फील्ड या खेत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वह किस वर्ष शुरू किया गया, कौन सा मिशन, कौन सा मिशन शुरू किया गया किस वर्ष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। कौन सा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। कब शुरू किया गया, तो यह कब शुरू किया गया था, तो यह 2007 और 8 में शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, नरेगा का अर्थ, नरेगा जो है, नरेगा का क्या अर्थ है, किसका अर्थ पूछा गया, नरेगा का अर्थ। तो नरेगा का अर्थ क्या रहने वाला है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम, राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। तो नरेगा का अर्थ क्या है, तो नरेगा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो नरेगा का अर्थ होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है,
जो जल में पौधा उगता है उसको क्या कहा जाता है? तो जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, एसिडोफाइट्स। तो जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की कीमतें तय करने से संबंधित संगठन है। कृषि उत्पाद जो होते हैं उनकी जो कीमत तय करने वाला संगठन होता है उसको क्या कहते हैं? या संगठन से संबंधित संगठन कौन सा है? जिस संगठन के द्वारा कृषि में उत्पादित उत्पादों की कीमत का निर्धारण किया जाता है उस संगठन को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? CASP, मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। संगठन को क्या कहते हैं? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, मतलब CASP। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य शोधित किया जाता है। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य जो है वह शोधित किया जाता है, तो कहां पर शोधित किया जाता है या कब शोधित? न्यूनतम मूल्य कब शोधित किया जाता है या कहां पर शोधित किया जाता है? तो कहां पर शोधित किया जाता है? फसल की बुआई से पहले, सॉरी, फसल की कटाई से पहले, फसल की बुआई से पहले, फसल में फूल आने पर, फसल के भंडार के पूर्व। तो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कब शोधित किया जाता है? न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कब शोधित किया जाता है? यह शोधित किया जाता है फसल की बुआई से पहले। जब न्यूनतम मूल्य है तो उसको फसल से बुआई से पहले शोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह पौधे जो पूरे जीवन में निरंतर वृद्धि करते हों तथा उनके पुष्प लगातार आते रहते हों उन्हें कहा जाता है। वह पौधे जो जो कि पूरे जीवन निरंतर वृद्धि करते हैं तथा उनके पुष्प लगातार आते रहते हैं। ऐसे पौधे जो जीवन में लगातार वृद्धि करते रहते हैं और उसमें लगातार पुष्प भी आते रहते हैं, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है या उन पौधों को कौन सा पौधा कहा जाता है? तो कौन सा पौधा कहा जाता है? अनिर्धारित, अनिर्धारित, निर्धारित, मध्यवर्ती, उपरोक्त सभी। तो वे पौधे जो पूरे जीवन में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और उनमें निरंतर फूल भी आते रहते हैं, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है? अनिर्धारित पौधे। कैसे पौधे? उनको कैसे पौधे कहा जाता है? अनिर्धारित पौधे कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।